जेके मीडिया देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपका दोस्त सुतीन शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय कठुआ में पहुंचे हैं, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहां पर जनता दरबार लगाया गया है। विभिन्न लोग अपनी समस्याएं लेकर आए हैं। पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है, त्रासदी के बाद जिस तरह से हालात बने हैं और मरम्मत कार्य किस तरह से होंगे उसकी भी समस्या है, स्टेडियम की समस्या है, गौशाला की समस्या है। तो विभिन्न समस्याओं को लेकर जो है यहाँ पर जनता दरबार लगाया गया है, और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सभी की समस्या सुन रहे हैं। और हम भी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आने वाले दिनों में और कौन से विकास कार्य होने वाले हैं, और इसके साथ ही जो समस्या लोग लेकर आ रहे हैं उनका समाधान आखिर कब तक होगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, नरेंद्र भाई मोदी जी, नरेंद्र भाई जितेंद्र सिंह जी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सौभाग्य का दिन है कि आज हमारे बीच जो मुख्य रूप से उप महामंत्री हैं, आप हमारे जिला की पूरी टीम है, आप सभी का इस पहली बार जो जनता दरबार में है माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के आज केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आए थे, उनसे मिले, क्या मांग रखी है उन्होंने, क्या आश्वासन दिया है? देखिए, सबसे पहले तो हम हमारे आदरणीय और लोकप्रिय सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का धन्यवाद करते हैं कि आज हमारे बीच वो आए। इससे पहले भी समय समय पर जो भी लोगों की ग्रीवेंसेस होती है वो जनता दरबार के माध्यम से डॉक्टर साहब उसको सुनते हैं और उनको हल भी करते हैं। तो इसी को लेकर आज हमारे जितने भी मंडल लक्ष्य हैं और ज़िला के हमारी बाकी लोग हैं, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन लोग उसमें आए थे। उसमें हमने शहरी मंडल लक्ष्य के अध्यक्ष होने के नाते शहर में जो दिक्कतें आ रही हैं उसको लेकर हमने डॉक्टर साहब के सामने बात रखी है, और उन्होंने अप्रिशिएट भी किया कि बहुत अच्छे जो इशू आपने रखे हैं। उसमें जो सबसे जो प्राइम हमारा इशू था, और उसमें आज की डेट में हमारे युवा साथी मेरे साथ हैं, कि कठुआ में जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है, जिस तरह से हमारे युवाओं के अंदर खेल के प्रति उनका रुझान बढ़ रहा है, तो आज की डेट में वो स्टेडियम वो सफिशेंट नहीं है। तो हमने ये रिक्वेस्ट किया कि उस स्टेडियम को खाली आप एक गेम के लिए ओके कर दो, और उसके साथ ही साथ अल्टरनेटिव शहर में एक स्थान देख के एक अलग से स्टेडियम बनाया जाए, जिसमें हमारे फुटबॉल के प्लेयर भी खेलें, हमारे हॉकी के प्लेयर भी खेलें, हमारे और भी जो आउटडोर गेम्स हैं उनके जो प्लेयर्स हैं वो यहाँ पे खेलें। तो डॉक्टर साहब ने इसको अप्रिशिएट किया है, और वो कहते जल्दी इस पर भी कोई कार्रवाई करेंगे और उचित स्थान देख के करेंगे। उसके साथ ही साथ शहर में जो हमारा पिछले दिनों फ्लड आया था, उसमें हमने जो केनाल को चैनलाइज करने की बात की है, ताकि जो नियर बाय मकान है उनको आगे से ऐसे कोई त्रासदी होती है तो उसको नुकसान ना हो। तीसरा, हमने उनसे बात किया कि शहर में हम कुछ दिनों से देख रहे हैं, और पहले भी हमारे पास ऐसे इशू आए हैं, उसमें हमारे साथ ओबीसी समाज के लोग भी थे, कि ओबीसी समाज के कुछ एक डायलेमिया कह सकते हैं, जहाँ एक कन्फ्यूजन हो गया कि कुछ जो शहर में ओबीसी समाज की कुछ कास्ट हैं, कास्ट के अंदर कुछ कास्ट है, उनको वहाँ पे डोमिसाइल उसके लिए जो उनका ओबीसी सर्टिफिकेट बनता है उसमें उनको रिकॉग्निशन नहीं किया जा रहा है। तो उसको लेकर भी डॉक्टर साहब के हमने सामने पूरी बात क्लियर की है कि हमारे शहर में जो ओबीसी समाज के लोग रहते हैं उनको जो बेनिफिट रूरल एरिया में है, अर्बन एरिया में उनको बेनिफिट दिया जाए। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात की हमने कि जो आज की दौर में नशा बढ़ते जा रहा है, डॉक्टर साहब ने पहले भी हमने देखा कि जब भी मीटिंग हुई है तो नशे के ऊपर खुल के बोला है, और उन्हें हमने रिक्वेस्ट किया कि कठुआ में एक बड़ी देर पहले एक टीम बनी थी
स्क्वाड कह सकते हैं, एंटी नारकोटिक ड्रग्स, एक पर्टिकुलर स्क्वाड बनाकर और जो लोग इसको बेच रहे हैं उनकी शिनाख्त करके उन लोगों की धरपकड़ की जाए। और हमारा युवा इस चीज़ को लेकर सभी हम पुलिस प्रशासन के लिए के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार हैं। नहीं, वैसे तो आपने देखा होगा कि गत 2-3 वर्षों में हमने एक ये परंपरा शुरू की है, एक क्रम जगह जगह पर जनता दरबार लगाने का, और इस सिलसिले में हम ज़िला स्तर पर भी बैठे हैं, ब्लॉक स्तर पर भी, पंचायत तक, हाल ही में सीमा रेखा के पार भी इस प्रकार का दरबार लगाया गया। तो आज ये सभी साथियों का सुझाव था कि हम कठुआ स्थित बीजेपी कार्यालय के परिसर में ही इस प्रकार के दरबार का आयोजन किया जाए, ताकि हमारे अपने जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो अपने पदाधिकारी हैं, उनको भी अवसर रहे कि वो अपनी अपनी बात रख सके, अपने अपने क्षेत्र के लोगों को जिनके वो प्रतिनिधित्व करते हैं उनको ला सके। तो उसी सिलसिले में आज हम यहाँ बैठे हैं। हमारे साथ यहाँ हमारी अध्यक्ष उपदेश जी हैं, हमारे ज़िला परिषद के अध्यक्ष कर्नल साहब, उपाध्यक्ष बबलू जी, पंडित प्रेमनाथ जी, MLA साहब, डॉक्टर साहब, और बाकी हमारे सारे के सारे वरिष्ठ नेता इस ज़िला के हैं। और प्रशासनिक तौर पर ये कठुआ ज़िला है, लेकिन संगठनात्मक दृष्टि से कठुआ में 2 ज़िलों की रचना की गई है। जो पहाड़ी ज़िला जिसमें बसोली और बिलावर भी शामिल हैं, उसके भी हमारे कुछ प्रतिनिधि यहाँ पर शामिल हैं। ये क्रम इस भावना से शुरू किया गया था कि बहुत सारे ऐसे विषय रहते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारी एक बैठक ज़िला प्रशासन के साथ रहेगी। तो अलग अलग रूप में इस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। कभी कभी ज़िला के अधिकारी, अधिकतर जो हमारे बाहर दरबार रहते हैं फील्ड में, उसमें हमारे DC साहब और अन्य उच्च अधिकारी साथ बैठते हैं, पुलिस के भी। चूँकि ये बीजेपी कार्यालय में है तो शायद उनका बैठना इस प्रकार से मुनासिब ना रहता, लेकिन इसके तुरंत बाद एक बैठक हमारी जिला प्रशासन के साथ होगी, DC साहब के परिसर में। जो हमारे लोग, हमारी जनता, हमारे बहुत सारे ऐसे सज्जन संकोच के कारण बड़े अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाते, और पहुंचते तो अपनी बात खुल के रख नहीं पाते। और हम जनप्रतिनिधियों का ये दायित्व रहता है कि हम उनकी आवाज़ बन करके सही प्रशासनिक स्तर तक पहुंचा सके। तो कई विषय ऑन दी स्पॉट निवारण हो जाता है। अक्सर हमने देखा कि ऑन दी स्पॉट बहुत सारे विषयों का, बहुत सारे इश्यूज़ का निवारण हो जाता है। जो नहीं होते उसका फॉलोअप करने का एक पद्धति तय की जाती है। जो पिछले विषय आए होते हैं उनका भी अपडेट लेने का एक क्रम रहता है। अब कठुआ को लेकर के आज की तिथि में उदाहरण के तौर पर एक बहुत बड़ा जो सबके लिए एक प्राथमिकता का विषय है, वो ये है कि अभी जो केंद्र से राशि आई है, बाढ़ से जो क्षति पहुंची थी या फ्लैश फ्लड से, उसके कारण जो यहाँ क्षति पहुंची है मकानों को, सड़कों को, उसके रख रखाव के लिए ज़िला प्रशासन ने क्या योजना बनाई है, इस बैठक के तुरंत बाद उसका भी जायज़ा लिया जाएगा। केंद्र की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से जिस तरह से कठुआ को अनेकों पहले अपनी किस्म के पहले प्रोजेक्ट नसीब हुए, मेडिकल कॉलेज यहाँ पहुँचा, रूसा के तहत यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज पहुँचा, यहाँ वंदे भारत ट्रेन पहुँची, उसी प्रकार यहाँ उत्तर भारत का सबसे पहला होम्योपैथी कॉलेज भी जो सरोटा में, कठुआ में ही निर्माणाधीन है। और उसको लेकर के क्या अपडेट है, ज़मीन उसकी एक्वायर करने का एक विषय था, वो लगभग हो चुकी है, उसको लेकर के बात होगी। सीड प्रोसेसिंग प्लांट भी उत्तर भारत का सबसे पहले यहीं पर है। हमारा एक काम थे, जो थाना का पुल था जो 10 वर्ष से रुका पड़ा था, उसको फिर से काम शुरू किया गया। वहाँ पर कुछ कंट्रैक्टर की वजह से विलम्ब हुआ था, उसकी क्या स्थिति है। और हमारे मेडिकल कॉलेज में टाटा मेमोरियल सेंटर, जिसके साथ मेरा संबंध एटॉमिक एनर्जी विभाग के तहत वो काम करता है, उसके सौजन्य से जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है कि पहली बार किसी अस्पताल में, कठुआ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, कैंसर केयर की व्यवस्था स्थापित की गई थी, डे केयर की। अब हमारे प्रयास भी है और कल्पना भी है कि उसको अगले स्तर पर ले जा करके रेडिएशन इत्यादि की भी व्यवस्था की जाए। तो कठुआ मुझे लगता है, चूँकि इसकी इंडस्ट्री के लिहाज से, चूँकि एक भौगोलिक दृष्टि से भी इसका बड़ा महत्व है, ये 3-4 प्रदेशों से मिलता है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, और आने वाले समय में एजुकेशन का हब भी रहेगा और व्यापार का बहुत बड़ा हब रहेगा। रोज़गार के ज़रिए इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क, आपको जानकर के खुशी होगी कि वहाँ हमने इंक्यूबेशन सेंटर पिछले माह
स्थापित किया है और वहाँ योजना है कि प्रति वर्ष 15 स्टार्टअप बाहर निकलेंगे ताकि 5 वर्षों में लगभग 20 से 25 एंटरप्रेन्योर, और हमें उस दिन भी जाकर के वहाँ देख कर खुशी हुई कि गांव देहात से छोटे बालक बालिकाएं वहाँ पर आकर के अपने प्रयोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। उनको हर तरह की तकनीकी की एवं आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाई जा रही है और एक रोजगार का एक अलग विकल्प सरकारी नौकरी से हट करके उनके सामने आया है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से जो एलोकेशन की गई है सेंटर की तरफ से, आपने बताया यही आज की समय में मुख्य समस्याएं हैं, लोगों को सड़कों की, घरों की जो टूटा है, क्या देखते हैं कितनी ज्यादा सहायक सिद्ध होगी केंद्र की नहीं, तरफ से? निश्चय ही सहायक होगी। और मैं ये भी आश्वस्त करवा दूं कि जिस भाव के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये राशि उपलब्ध करवाई है, क्योंकि आपको याद होगा कि ज्यों ही बाढ़ आई थी प्रधानमंत्री जी उस दिन पंजाब के दौरे पर निकले और तुरंत दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने हिदायत जारी की कि ये जो सीमा का क्षेत्र है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का, इसके दोनों तरफ, क्योंकि ज़्यादा क्षति पहुंची थी उस तरफ सुजानपुर और पठानकोट की तरफ और इस तरफ हमारे कठुआ की तरफ, तो इन्हीं क्षेत्रों पर विशेष तवज्जो दी जाए। उसके बाद हमारा यहाँ पर काफ़ी समय तक आना जाना भी रहा। यहाँ के दोनों तरफ के अधिकारियों से बात हुई, उस तरफ के भी और इस तरफ के, पंजाब के, जम्मू कश्मीर, और उसके उपरांत जो सूची बनाई गई थी प्रशासन के द्वारा क्षति को लेकर के या जो नुकसान हुए हैं उसके आधार पर ये एलोकेशन हुआ है और हमें विश्वास है कि इसका उसी काम में इस्तेमाल होगा जिसके लिए ये निर्धारित की गई है। और ये इस तरह से हो, ये सुनिश्चित करने के लिए हम सब सतर्क भी रहेंगे और डीसी साहब और बाकी अधिकारियों की जवाबतलबी भी रहेगी। पिछले दिनों माननीय उपराज्यपाल भी आए थे, उन्होंने भी बताया था कि जल्दी जो है इनके लिए जो है नए निवास स्थान बनाए जाएंगे। वो हमने जिस दिन बाढ़ आई थी, जिस दिन फ्लैश फ्लड हुए थे, उस दिन भी ये बात कह दी थी कि जहाँ पर, और ये यहाँ पर लागू नहीं होती क्योंकि ये किश्तवाड़ तक हुआ है, ये जो लोकसभा क्षेत्र है इसमें सबसे अधिक क्षति पहुंची है। रामबन में 30-40 मकान बह गए थे, जहाँ जहाँ बह गए हैं दोबारा बनाए जाएंगे। बल्कि इतना ही नहीं, मैं इसमें ये भी जोड़ दूँ, जहाँ जहाँ ज़मीन को नुकसान पहुंचा है वहाँ अतिरिक्त ज़मीन या विकल्पित ज़मीन भी उपलब्ध करवाई जाएगी। हाँ, आपने अच्छा किया, 2 बातें हुई हैं इस बाढ़ के बाद भी और फिर जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ। हमारे इस क्षेत्र से जुड़े 2 प्रमुख प्रोजेक्ट रुके पड़े थे। एक था उज्ज का मल्टीपर्पस, जो लगभग 100 साल पुराना है। आज से 100 वर्ष पहले सबसे पहली बार उसका प्लान बना था महाराजा के समय। उसके बाद किसी न किसी कारण से विलम्ब होता रहा। फिर 1947 में सारी व्यवस्थाएं बदल गई आज़ादी के बाद। फिर उसके बाद सरकार इस तरह की यहाँ रही कि वो चाहती ही नहीं थे कि इस क्षेत्र का विकास हो। वो भेदभाव और क्षेत्रीय भेदभाव की जो राजनीति चलती रही, उसके कारण प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद सन 2014 के बाद उसकी तरफ तवज्जो दी गई। लेकिन हुआ क्या था कि इतने सारे साल गुजर जाने के बाद उसके बजट में इजाफा हो गया। फिर बजट के इजाफे की जब पूर्ति करने का प्रयास किया गया तो दूसरा ये प्रश्न आया कि जो उसका सरप्लस वाटर होगा, क्योंकि 3 दरिया हमारे हिस्से में आए थे, रावी, सतलुज और ब्यास, और चिनाब, झेलम और सिंधु दूसरी तरफ। अब तो ट्रीटी भी रद्द कर दी गई है। तो रावी के साथ ही, रावी से ये फीड होता था ये दरिया भी, और रावी के ऊपर था शाहपुर कंडी। तो शाहपुर कंडी के ना बनने की वजह से सारा का सारा पानी हमारे हिस्से का पाकिस्तान जा रहा था। अब वो भी निर्माणाधीन था और अब आज मुकम्मल हो गया, उसका लास्ट फेज भी तैयार हो गया। तो एक तो ये सबके लिए बधाई की बात है। दूसरा जो हमारा उज्ज मल्टीपर्पस था, इससे हमारे सारे के क्षेत्र को कई 100 एकड़, लगभग कई हज़ार हेक्टेयर जगह की सिंचाई की संभावनाएं थी। अब जब ये बजट की पूर्ति का भी काम हो गया तो ये सवाल आया कि जो अतिरिक्त पानी है वो अगर पाकिस्तान जाएगा हमारी खपत के बाद, तो उसको कैसे रोका जाए। अब उसके लिए भी कुछ एक विचार करके विकल्प ढूंढे गए। एक शायद कैनाल सिस्टम बनाया जाए ताकि जो अतिरिक्त पानी है हमारे हिस्से का पानी, क्योंकि 70 साल तो हमारे हिस्से का भी वहाँ जाता रहा, अब हमारे हिस्से का पानी पाकिस्तान जा करके या कहीं और ना जा करके कैनाल के रास्ते से, नहर के रास्ते से हरियाणा, राजस्थान, हमारे ही राज्यों में उसकी खपत रहे, अगर हो सके तो जम्मू कश्मीर में। और उसका मैं ये भी कह रहा था कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर और ये जो घटनाक्रम गुजरा, इसके बाद सुरक्षा बलों की ओर से भी मांग आई है कि इसको तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन और घुसपैठ की भी वारदातें यहीं से हुआ होती हैं।